हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। कल की क्लास में हमने भारतीय संविधान की अनुसूचियां शुरू की थी और 1 से लेकर 8 तक जो अनुसूचियां थी उनके बारे में गहराई से हमने अध्ययन किया था। आज हम करते हैं भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के बारे में। और उस अनुसूची को आप सब जानते हैं, एक नया नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं भूमि सुधार कानून। तो हम भूमि सुधार कानून के बारे में डिटेल में जानकारी आज प्राप्त करने वाले हैं। मैं यदि नाम लिखूं तो मैं कहूँगा 9वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची। और इसको नाम क्या दिया जाता है भाई? भूमि सुधार कानून। ऐसा नाम क्यों दिया जाता है, सब चीज़ के बारे में हम बड़ी गहराई से अंदर पढ़ने वाले हैं। 9वीं अनुसूची हम जो कुछ जानते हैं, हमें इतना पता है कि 9वीं अनुसूची के अंदर उन सभी विषयों को रखा जाता है जिन विषयों को न्यायपालिका के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती। या मैं ये कह दूं कि 9वीं अनुसूची की एक विशेषता है, खास विशेषता है कि जिस भी कानून को 9वीं अनुसूची के अंदर डाल दिया गया, अब उसको न्यायपालिका में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये हमें पता है। तो 9वीं अनुसूची के बारे में जो खास बात है, जो इसकी विशेषता है, वो क्या है भाई? इस सूची में शामिल कानूनों को, इस सूची में शामिल कानूनों को, शामिल कानूनों को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझते जाना। आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर आपने लाइन गलत लिखी है। मैं बिल्कुल जैसे जैसे क्लास हमारी आगे जाती जाएगी आपको एक एक पॉइंट मैं क्लियर करता जाऊंगा। अभी के लिए हम केवल इतना जाना काफ़ी है हमारे पास कि 9वीं अनुसूची एक विशेष प्रकार की अनुसूची हमारे पास है और इस अनुसूची के अंदर उन सभी कानूनों को रखा गया है जिनको न्यायपालिका के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायपालिका में चुनौती देना ये न्यायपालिका का एक विशेषाधिकार है जो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 13 के अंदर लिखा गया है और जिसे हम बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। आपने नाम सुना होगा एक नाम, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन है कि भारत के अंदर यदि कोई भी निर्णय लिया गया है, भारत के अंदर कोई भी कानून बनाया गया है, तो उस कानून का भारतीय संविधान से संबद्ध होना चाहिए, भारतीय संविधान से मेल खाता हुआ होना चाहिए। यदि कोई भी कानून भारतीय संविधान से मेल नहीं खाता है तो जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस कानून के उस भाग को डिलीट कर सकते हैं जितना भाग भारतीय संविधान के साथ मेल नहीं खाता। इसे हम क्या कहते हैं भाई? न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। तो हमारे पास जितने भी कानून भारत की संसद के द्वारा बनाए जाते हैं या राज्यों के विधानमंडलों के द्वारा बनाए जाते हैं ना, उनका क्या लिया जा सकता है भी? न्यायिक पुनरावलोकन लिया जा सकता है। लेकिन 9वीं अनुसूची एक विशेष प्रकार की अनुसूची है जो न्यायिक पुनरावलोकन पे क्या करती है भाई? रोक लगाती है, प्रतिबंधित करती है, अर्थात कहती है कि आप न्यायपालिका में हमारे खिलाफ नहीं जा सकते हो। ये तो था कि 9वीं अनुसूची के अंदर क्या है। अब मैं जाना चाहता हूँ 9वीं अनुसूची के इतिहास के अंदर कि 9वीं अनुसूची की जरूरत हमें क्यों पड़ी और इस अनुसूची के अंदर क्या रखा गया और हमने इसका नाम जो है भूमि सुधार कानून, हमने इसका नाम क्यों दिया है। आप सभी जानते हैं कि 1947 से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे और 1947 में हम क्या हो गए भाई? आज़ाद हो गए। जब हम आज़ाद हुए तो हमारा संविधान तो बहुत लेट लागू हुआ भाई, 1950 में लागू हुआ और 1952 के अंदर हमारे संविधान के पहले इलेक्शन हुए थे हमारे संविधान के तहत। लेकिन हम आज़ाद कब हो गए थे? 1947 में। और आप सब ये भी जानते हैं कि 1947 से लेकर 1952 तक का जो टाइम हमारे पास था, उस टाइम के अंदर हमारे यहाँ पे आंतरिक सरकारें हुआ करती थी। चुनी हुई सरकारें नहीं थी, जनता के द्वारा चुनी गई सरकारें नहीं थी। आंतरिक सरकारें, जो इंटीरियम सरकारें थी, वो हमारे यहाँ पे काम कर रही थी। चाहे मैं राज्यों की बात करता हूँ, चाहे मैं किसकी बात करता हूँ भाई? केंद्र की बात करता हूँ। और उन आंतरिक सरकारों के अंदर जितने भी
जो नेता वगैरह थे या मुख्यमंत्री वगैरह थे या जो भी आंतरिक हमारे पास मंत्री वगैरह थे, वो सब के सब स्वतंत्रता सेनानी ही थे या आज़ादी के दीवाने थे, या मैं कह सकता हूँ कि सारे के सारे देशभक्त थे। जो देशभक्त जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के अंदर पार्टिसिपेशन किया था वो राजनेता नहीं थे भाई। आज के राजनेताओं की तरह छली और कपटी नहीं थे, वादे करके भूल जाने वाले नहीं थे। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ते वक्त एक सुनहरे भविष्य का सपना देखा था, एक आज़ाद भारत का ऐसा सपना देखा था जिसके अंदर हर व्यक्ति खुशहाल होगा, हर व्यक्ति अपनी अच्छी जिंदगी जिएगा। लेकिन जैसे ही आज़ाद होता है, जैसे ही सत्ता उनके हाथ में आती है, तो वो देखते हैं कि यार कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ, केवल सत्ता का परिवर्तन हुआ। जो भारत का गरीब वर्ग है वो तो आज भी गरीब है। भारत के अंदर 90% लोग, अधिकांश लोग ऐसे थे जो खेती पे अपनी ज़िंदगी बिताते थे, लेकिन खेती पर कुछ ही लोगों का अधिकार था। 5-7% लोगों के पास पूरी खेती पर अधिकार था, और 90% से ज़्यादा जो लोग थे वो ऐसे थे जो दूसरों की खेती पर खेती किया करते थे। हम जानते हैं कि कोई ठेके पे किया करता था, कोई मजदूरी के रूप में किया करता था, कोई हिस्से पे किया करता था, इस तरह से खेती की जाती थी। मतलब उन लोगों के लिए तो सत्ता परिवर्तन का कुछ फायदा ही नहीं हुआ, तो उनके लिए सत्ता परिवर्तन ही था। तो जो हमने सपना देखा था उन स्वतंत्रता सेनानियों ने कि आजाद भारत के अंदर सब कुछ अच्छा होगा, हर किसी को रोजगार मिलेगा, अपनी जमीन होगी, अपना जहां होगा, वो कहां हुआ। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो हमारी चुनी हुई अंतरिम सरकारें थी उन सरकारों ने क्या किया, या मैं इनडायरेक्टली कह दूं जो आज़ादी के दीवाने थे, जिन्होंने आज़ादी के लिए अच्छे अच्छे सपने देखे थे और आज जिनके हाथ में सत्ता थी, उन्होंने कहा कि जिन अमीरों के पास, जिन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीनें हैं हम उनकी ज़मीनें लेंगे, और जिन लोगों के पास ज़मीनें नहीं हैं, जिसको हम कहते हैं भूमिहीन मजदूर या भूमिहीन किसान, जिनके पास ज़मीन नहीं है, तो अमीरों की ज़मीन लेके हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे भाई, गरीबों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, भूमिहीनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसीलिए लगभग हर राज्य की सरकार ने, लगभग हर की बात कर रहा हूं मैं, 11 राज्य ऐसे थे जहां की सरकारों ने भूमि सुधार कानून बनाए, और भूमि सुधार कानून का मकसद हमारे पास केवल एक ही था, अमीरों की जमीनों को लेके जो गरीब हैं, भूमिहीन हैं, उनके पास आवंटित करना। आपने भी अपने आस पड़ोस या अपने दादा परदादा से कहीं ना कहीं सुना होगा कि हमारी वो ज़मीन है ना, वो अलॉटमेंट वाली ज़मीन है। तो अलॉटमेंट वाली ज़मीन यही है जो अमीरों से लेके किसको दी गई भाई, गरीबों को दे दी गई, या अमीरों से लेके जो भूमिहीन लोग थे उन लोगों को दे दी गई। उन्हें कहते हैं हम अलॉटमेंट वाली ज़मीन हमें अलॉट हुई है, आवंटित हुई है, तो आवंटित वही ज़मीन थी। तो गरीबों को ज़मीन आवंटित करने के लिए लगभग 11 राज्य हमारे पास ऐसे थे जिन्होंने क्या बनाए थे भाई, भूमि सुधार कानून बनाए थे। तो सबसे पहले तो हमारे पास इंपॉर्टेंट बात है कि भारत के आज़ाद होते ही यहाँ की सरकारों ने क्या बनाने शुरू कर दिए, भूमि सुधार कानून। अब मैंने कहा राज्य सरकारों ने बनाए, तो राज्य सरकारों ने क्यों बनाए ये भी इंपॉर्टेंट है कि राज्य सरकारों ने ही क्यों बनाए, केंद्र सरकार ने क्यों नहीं बनाए। तो जब हमने भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची को पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि जो कुछ एक पॉइंट ऐसे हैं जहां पर केवल राज्य कानून बना सकता है, राज्य सूची कहते हैं। कुछ विषय हमारे पास ऐसे हैं जहां पर केवल केंद्र कानून बना सकता है, उन्हें केंद्र सूची कहते हैं। तो जो कृषि हमारे पास कानून है ना, जो कृषि नाम का विषय है या जो भूमि नाम का विषय है, इंपॉर्टेंट भी है भाई, इससे यहाँ क्वेश्चन आ सकता है। जो कृषि और भूमि नाम के विषय है ना, वो राज्य सूची के विषय है। हाल ही के अंदर भी हमने देखा कि कृषि सुधार कानून हमारे पास केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए थे। तो एक पॉइंट ये भी उठता था कि कृषि जो है राज्य सूची का विषय है, और राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून कैसे बना सकती है। तो ऑब्जेक्शन उठाने वालों ने यहाँ से भी ऑब्जेक्शन उठाया था। चलो हम उस बात पे नहीं आते हैं, वापस मैं ये आ जाता हूँ कि जितने भी राज्य सरकारें थी उन्होंने क्या बनाए, भूमि सुधार कानून बनाए। लेकिन ध्यान से देखो हो क्या रहा है, जमीनें ज्यादा किसके पास थी भी, जो हमारे जमींदार लोग थे, जो ठाकुर लोग थे, राजा महाराजा लोग थे, उन्हीं के पास तो जमीनें थी। वो अपनी जमीनों को इतनी आसानी से सरकार को थोड़ी दे देंगे भाई। तो जैसे ही इन सरकारों ने भूमि सुधार कानून बनाए तो उन लोगों ने
सरकारों के इस डिसीजन के खिलाफ, सरकारों के इस कानून के खिलाफ वो कहाँ चले गए भाई? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चले गए। लगभग 11 राज्यों के अंदर कानून बनाया गया था और 11 के 11 राज्यों की सरकार, जो जिम्मेदार थे या राजा महाराजा थे, वो कहाँ चले जाते हैं? अपने अपने हाई कोर्ट के अंदर चले जाते हैं। उसी कड़ी के अंदर एक हमारे पास थे बिहार के, जिनका नाम था कामेश्वर प्रसाद। वो बिहार के राजा हुआ करते थे या जमींदार, कुछ भी आप कह सकते हो, और वो विधानसभा के मेंबर भी थे। कामेश्वर प्रसाद कहाँ चले जाते हैं भाई? कामेश्वर प्रसाद चले जाते हैं पटना हाई कोर्ट के अंदर। और एक फेमस वाद है जिसको हम कहते हैं कामेश्वर प्रसाद वर्सेस बिहार राज्य। कामेश्वर प्रसाद वर्सेस बिहार राज्यवाद के अंदर वो कहाँ चले जाते हैं भाई? पटना हाई कोर्ट के अंदर चले जाते हैं। और पटना हाई कोर्ट के अंदर जाते हैं तो वो क्या अपना आधार रखते हैं जाने का? हम जानते हैं कि उस टाइम तक हमारे पास 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। आज की यदि बात करता हूँ तो केवल 6 मौलिक अधिकार है ना। उस टाइम तक हमारे पास 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। और 7वां मौलिक अधिकार हमारे पास क्या था भाई? संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। संपत्ति का अधिकार हमारे पास क्या हुआ करता था? मौलिक अधिकार हुआ करता था। तो कामेश्वर प्रसाद क्या कहते हैं पटना हाई कोर्ट के अंदर, या जितने भी जमींदार जो थे हाई कोर्ट के अंदर के, उन्होंने सभी ने यही कहा कि सर संपत्ति का अधिकार जो है ये तो हमारा मौलिक अधिकार है और सरकार हमसे हमारी संपत्ति छीन रही है, मतलब हमारे मौलिक अधिकार का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। और इसी बात को आधार बनाकर लगभग सारे राजा कहाँ जाते हैं भाई? हाई कोर्ट में जाते हैं। सबसे पहले डिसीजन आता है पटना हाई कोर्ट का, और पटना हाई कोर्ट कहते हैं कि भाई जो लोग बात कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारे संपत्ति के अधिकार का हनन हो रहा है, तो ये इनका मौलिक अधिकार है, गवर्नमेंट इसका हनन कर रही है। सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो लोगों के संपत्ति के अधिकार का हनन करे। और क्या करते हैं? कामेश्वर प्रसाद का जो मामला था, इसके अंदर पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा? पटना हाई कोर्ट ने कह दिया कि जो बिहार के भूमि सुधार कानून थे, जो क्या थे भाई? बिहार के भूमि सुधार कानून थे, उन भूमि सुधार कानून को क्या कर दिया भाई? रद्द कर दिया गया। किसके द्वारा? पटना हाई कोर्ट के द्वारा। बिहार सरकार जो कहाँ जाती है भाई? बिहार सरकार चली जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। इसी तरह से जितने भी हमारे पास 11 हाई कोर्ट है ना, 11 के 11 हाई कोर्ट के निर्णय हमारे पास आने शुरू हो जाते हैं। दूसरा जो डिसीजन आया था वो हमारे पास डिसीजन आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का। उस वक्त हमारे पास उत्तर प्रदेश नहीं हुआ करता था संयुक्त प्रांत। जो संयुक्त प्रांत का हाई कोर्ट था उसका नाम था इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का दूसरा डिसीजन आता है। पहला डिसीजन आया पटना हाई कोर्ट का और दूसरा हमारे पास है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या कहता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है जो हमारे पास संयुक्त प्रांत है, इसके जो भूमि सुधार कानून हैं, भूमि सुधार कानून हमारे पास बिल्कुल वैध हैं और इनको जारी रखना चाहिए। और ये वैध किस लिए मानते हैं और किस लिए कहते हैं ये जारी रखना चाहिए? ये इसलिए कहते हैं कि जो हमारे पास भूमि सुधार कानून है, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर हमने 3 तरह के न्याय लिखे हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। इन 3 तरह के न्याय में से 2 न्याय, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक न्याय उपलब्ध करवाते हैं। कौन से भाई? भूमि सुधार कानून। तो इन्होंने कहा ये तो हमें सामाजिक और आर्थिक न्याय उपलब्ध करवा रहे हैं, और जो कानून हमें न्याय उपलब्ध करवा रहा है उस कानून को रद्द कैसे किया जाए भाई? है ना। तो हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का अपना तर्क था और पटना हाई कोर्ट का अपना तर्क था। एक हाई कोर्ट ने कह दिया कि कानून रद्द कर दिए जाए, दूसरे हाई कोर्ट ने क्या कह दिया भाई? कानून को जारी रखा जाए। तो जो जुडिशरी हमारे पास थी ना, वो ही आपस में लड़ पड़ी, उनके अंदर ही क्या हो गया भाई? मतभेद हो गया। एक हाई कोर्ट कहता है कि जारी रखो, दूसरा कहता है इसको क्या कर दो भाई? समाप्त कर दो। तो उस टाइम की हमारी भारत सरकार ने देखा कि अभी तो भाई हमारा संविधान बना है, 1951 की बात है भाई, 1951 की बात है, अभी चुनाव नहीं हुए हैं, उससे पहले की बात है कि अभी तो हमारा पिछले साल तो हमारा संविधान बना है और पिछले साल संविधान के अंदर हमने सबसे ज़्यादा पावरफुल किसी को बनाया है? तो हमारी न्यायपालिका को बनाया है। और न्यायपालिका तो हमारी क्या कर गई है भाई? मतभेद हो गया है। तो न्यायपालिका के अंदर मतभेद नहीं हो, न्यायपालिका के अंदर होने वाले मतभेद को दूर करने के लिए तथा साथ ही साथ जो राज्य सरकारें जो भूमि सुधार कानून बना रही थी, उन भूमि सुधार कानूनों को न्यायपालिका के चंगुल से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया भाई? भारत में प्रथम संविधान संशोधन लिखा।
क्या किया? भारतीय संविधान के अंदर प्रथम संविधान संशोधन कर दिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। भारत का संविधान लागू हुआ कब भाई? 1950 के अंदर। और भारत के संविधान के अंदर पहला संशोधन जो था वो कब आ गया था? 1951 के अंदर प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन कब की बात है ये? प्रथम संविधान संशोधन को लोकसभा के अंदर रखा गया था या संसद के अंदर? भाई उस टाइम लोकसभा ही हुआ करती थी, राज्यसभा नहीं थी, क्योंकि जो हमारी संविधान सभा थी वही संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी, आप सभी जानते हैं। तो ये जो प्रथम संविधान संशोधन है मई 1952 को हमारी संसद के अंदर रखा गया तथा जून 1952 को ये क्या कर दिया गया भाई? पारित होकर लागू हो गया। और प्रथम संविधान संशोधन के अंदर क्या जोड़ी गई? भारतीय संविधान के अंदर जोड़ दी गई 9वीं अनुसूची। तो मैंने आपको बताया मूल संविधान के अंदर हमारे पास 8 ही अनुसूचियां थी, हमारे पास प्रथम अनुसूची जोड़ दी जाती है, 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। कौन से संशोधन के तहत भाई? प्रथम संविधान संशोधन के तहत। तो जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई ना, उसमें ये बात लिखी गई थी, क्या लिखी गई थी? कि इस सूची के अंदर शामिल कानूनों को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्या लिखा हुआ है? कि भाई इस सूची में जो भी हमने कानून शामिल कर दिए उन कानूनों को न्यायपालिका में आप किसी भी तरह का चैलेंज नहीं कर सकते हो। और इस टाइम जो है 13 तब तक जब तक प्रथम अनुसूची बनती तब तक 13 राज्य भूमि सुधार कानून बना चुके थे। और प्रथम अनुसूची के अंदर या प्रथम संविधान संशोधन के तहत 13 राज्यों के, कितने भाई? 13 राज्यों के भूमि सुधार कानून, 13 राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को कहाँ किया गया भाई? प्रथम शेड्यूल के अंदर, पहली अनुसूची के अंदर शामिल कर दिया गया। अब ये तो इतिहास था कि हमारी प्रथम अनुसूची क्यों बनाई गई तथा प्रथम अनुसूची को बनाने का क्या रीजन था। रीजन क्या था भाई? भूमि सुधार कानूनों को न्यायपालिका के दायरे से बचाने के लिए, न्यायपालिका का दायरा नहीं इनके ऊपर हो, ताकि सरकारें जो सामाजिक न्याय देना चाहती हैं जनता को सामाजिक न्याय दिया जा सके, सरकारें जो आर्थिक न्याय देना चाहती है जनता को आर्थिक न्याय दिया जा सके। इसलिए पहली अनुसूची बनाई गई थी। बोनाफाइड इंटेंशन था, अच्छा इंटेंशन था, इसलिए इस अनुसूची को हम एक अच्छा संशोधन कह सकते हैं, बुरा संशोधन नहीं था। लेकिन प्रथम संविधान संशोधन जितना हमने आसान समझा उतना आसान नहीं था। प्रथम संविधान संशोधन का बहुत से लोगों ने विरोध किया, यहाँ तक कि यदि मैं संविधान सभा या हमारी जो अंतरिम संसद है, अंतरिम संसद की बात करता हूँ, तो हमारी संसद के अंदर भी बहुत से राजनेता ऐसे थे जिन्होंने प्रथम संविधान संशोधन का विरोध किया। उन्होंने विरोध इसलिए नहीं किया कि ये भूमि सुधार कानून को एक नया तरीके के अंदर डाल रहे हैं, इसलिए भी नहीं किया कि यहाँ पर हम न्यायपालिका में चैलेंज नहीं कर सकते। उनका जो विरोध करने का रीजन था ना, वो एक अलग रीजन था। वो ये कह रहे थे, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो हमारे पास, चाहे प्रोफेसर के.टी. शाह हो, चाहे जे.बी. कृपलानी हो, ये बहुत प्रखर नेता हुआ करते थे संविधान सभा के अंदर। तो इन्होंने विरोध किया और ये कह के विरोध किया कि जो संविधान संशोधन करने की पावर है ना, वो तो हमने भारत की संसद को दी है और भारत की चुनी हुई संसद को दी है। और अभी हम जो है भाई, ये तो अंतरिम संसद हैं, ये तो संविधान सभा ही किसके रूप में काम कर रही है भाई? संसद के रूप में काम कर रही है। तो हमारे हिसाब से अंतरिम संसद को संविधान के अंदर संशोधन करने की पावर नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें वेट करना चाहिए, तब तक वेट करना चाहिए जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, चुनी हुई सरकार हमारे पास नहीं आ जाती, चुनी हुई संसद हमारे पास नहीं आ जाती। और जब चुनी हुई संसद हमारे पास आ जाएंगी तब हम क्या कर देंगे भाई? संशोधन कर देंगे। ये कहना था कुछ लोगों का। लेकिन आप जानते हो, पहली संसद के अंदर कांग्रेस के पास बहुत ज़्यादा मेजोरिटी थी और उस मेजोरिटी के दम पे उन्होंने क्या करवा दिया भाई? कानून को, बिल को पास करवा दिया और हमारे पास पहला संविधान संशोधन हो गया। लेकिन लोग इतनी आसानी से संशोधन को मानने वाले कहाँ थे? वो कहाँ चले गए भाई? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर चले गए। शंकरी प्रसाद नाम के एक व्यक्ति थे। शंकरी प्रसाद कहाँ चले जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। और बहुत ही फेमस वाद आपको पता है, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ जिसको कहा जाता है। तो शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ का मामला है। कब का है भाई? 1951 का मामला है। वो कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वो क्या करते हैं भाई? प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती देते हैं। क्या किया है उन्होंने? शंकरी प्रसाद मामले के अंदर प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। प्रथम संविधान संशोधन को
चुनौती दी गई है इनके द्वारा। इन्होंने कहा कि प्रथम संविधान संशोधन गलत है, इसको क्या कर दिया जाना चाहिए भाई, हटा दिया जाना चाहिए। और उन्होंने चुनौती दी है इसके, उन्होंने 2 आधार माने हैं। कौन कौन से आधार पे हम चुनौती दे रहे हैं? पहला जो आधार माना है वो तो वही आधार जो मैंने अभी आपको बताया कि अंतरिम संसद है, उसको केवल भारत का शासन चलाने का अधिकार है, संविधान में संशोधन करने का अधिकार उसके पास नहीं होना चाहिए। तो पहला अधिकार क्या कहते हैं भाई, अंतरिम संसद को भाई संशोधन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अंतरिम संसद यदि संशोधन कर देगी फिर तो बचा क्या, संशोधन नहीं कर सकती। पहला अधिकार तो इन्होंने ये माना। और दूसरा आधार इन्होंने क्या माना कि भाई जो 9वीं अनुसूची बना रहे हैं इससे तो हम न्यायपालिका की एक पावर जो है जुडिशियल रिव्यू लेने की, न्यायिक पुनरावलोकन लेने की, वो पावर ही हम खत्म कर रहे हैं, तो न्यायपालिका के अधिकारों का हनन हो रहा है। दूसरा आधार इन्होंने क्या बना भाई, न्यायपालिका के अधिकारों का हनन। कौन सा, न्यायिक पुनरावलोकन। इन्होंने कहा कि इससे तो न्यायिक पुनरावलोकन कि जो आपकी पावर है उसका क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। तो इन 2 आधारों को आधार पर शंकरी प्रसाद कहाँ चले जाते हैं भी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट बड़ी ही गंभीरता से पूरे मामले को सुनते हैं, दोनों पक्षों को अच्छे से सुनते हैं और दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन देता है। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि आपने जो रिट याचिका डाली है हम इसको क्या करते हैं भाई, खारिज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस याचिका को खारिज कर दिया गया। और खारिज करने का मतलब क्या है, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि जो पहला संविधान संशोधन था वो बिल्कुल क्या था भाई, वैध संशोधन था। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी अंतरिम संसद को वे सारे के सारे अधिकार प्राप्त हैं जो हमारी चुनी हुई संसद को प्राप्त होंगे। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी अंतरिम संसद को वे सभी अधिकार प्राप्त हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो एक चुनी हुई संसद को होंगे। भी जो हमारी चुनी हुई संसद होगी उसको जो अधिकार होंगे वो सारे के सारे अधिकार किसको प्राप्त हैं, हमारी अंतरिम संसद को प्राप्त हैं। इसलिए यदि चुनी हुई संसद के पास ये अधिकार है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है तो हमारी अंतरिम संसद के पास भी ये अधिकार है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। इस आधार पर हम आपकी इस याचिका को क्या करते हैं भाई, खारिज करते हैं। ये तो था कि पहला संविधान संशोधन कैसे हुआ। और पहला संविधान संशोधन होने के बाद लगभग काफी लंबे टाइम तक 1973-1974 तक यही चलता रहा कि जिस कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया वो कानून पत्थर की लकीर हो गया। अब उस कानून को किसी भी तरह से आप चैलेंज नहीं कर सकते हो हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, सरकार के अंदर सरकार जो है ना 9वीं अनुसूची के अंदर मामले डालती ही जा रही थी। और एक टाइम ऐसा आता है जब केरल के जो भूमि सुधार कानून थे, 2 कानून थे, उनको भी कहां डाल दिया गया, भी 7वीं अनुसूची के अंदर डाल दिया गया। केरल के अंदर एक मठाधीश थे केशवानंद भारती नाम का, इनका केरल के इक्वाडोर के अंदर मठ था और उनके पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीन थी उस मठ के पास। और उस ज़मीन को भी भूमि सुधार कानून के तहत सरकार ने अपने अंडर में ले लिया और किसको बांट दिया भाई, किसानों को बांट दिया। जब केशवानंद भारती की ज़मीन को किसानों के अंदर बांटा गया तो केशवानंद भारती भी कहाँ जाते हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जाते हैं। इनके बहुत ही फेमस वकील थे नानी पालखीवाला, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, उनकी सहायता से चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर केशवानंद भारती का वाद हमारे लिए एक लैंडमार्क जजमेंट बन जाता है। इंडियन पॉलिटी केशवानंद भारती वाद की बिना क्या है भाई, अधूरी है। तो बहुत ही लंबे टाइम के बाद हमारे पास एक ऐसा जजमेंट आता है जो 9वीं अनुसूची से संबंधित होता है। कौन सा जजमेंट है भाई, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। और कब का मामला है भाई, 1973 का मामला है, आप सभी जानते हो। और इस मामले के अंदर डिसीजन आया था 24 अप्रैल 1973 को। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कब दिया था भाई, इस मामले में निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 24 अप्रैल 1973 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में निर्णय दिया जाता है।
आप सभी जानते हो आधारभूत संरचना भारतीय संविधान की जो है इसी मामले की उपज है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में निर्णय देते हुए क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज तक मतलब कि 24 अप्रैल 1973 एक डेडलाइन दे दी सुप्रीम कोर्ट ने कि 24 अप्रैल 1973 से पहले तक जो कुछ हुआ वो अलग था, इससे पहले जो कुछ हुआ वो अलग था, और इसके बाद में जो कुछ होगा वो क्या होगा भाई? अलग होगा। इससे पहले तो क्या था? इससे पहले था कि न्यायिक पुनरावलोकन जो है ना वो लिया ही नहीं जा सकता, न्यायिक पुनरावलोकन लिया ही नहीं जा सकता, हमने पढ़ा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज के बाद में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, आज या आज के बाद या 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी मामला 9वीं अनुसूची के अंदर डाला जाएगा उसका हम क्या ले सकते हैं भाई? न्यायिक पुनरावलोकन लिया जा सकता है। इसके बाद जो भी मामला डाला जाएगा तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन लिया जा सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन लिया जा सकता है। लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन का कोई ना कोई आधार होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप हर मामले का न्यायिक पुनरावलोकन ले लोगे, न्यायिक पुनरावलोकन का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। और उन्होंने आधार क्या कहा? उन्होंने कहा केवल एक आधार हमारे पास है, यदि आपके द्वारा बनाया गया कानून भारत के मूलभूत ढांचे को, भारत का संविधान जो है उसका जो मूलभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, यदि उसकी संरचना को उल्लंघन करेगा ना आपका कानून, तो हम क्या ले सकते हैं भाई? न्यायिक पुनरावलोकन ले सकते हैं। तो केवल एकमात्र आधार दिया उन्होंने कि इस तारीख के बाद जो भी कानून बनाया जाएगा उसका न्यायिक पुनरावलोकन हम ले सकते हैं। और किस आधार पे हम ले सकते हैं? संविधान की मूलभूत संरचना के उल्लंघन के आधार पे, मूलभूत संरचना के उल्लंघन के आधार पे। तो आज जो हमारे पास कंडीशन ये है, 1973 से पहले की बात करता हूं तब तो वही बात जो थी जो मैंने पहले लिखी थी कि इस सूची के अंदर उन विषयों या उन कानूनों का उल्लेख है जिनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं लिया जा सकता। लेकिन वर्तमान में यदि हम बात करते हैं, कंडीशन चेंज हो चुकी है केशवानंद भारतीवाद के बाद कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी मामला इस अनुसूची में डाला गया है उसका न्यायिक पुनरावलोकन लिया जा सकता है। लेकिन आधार हमारे पास क्या होगा? आधार केवल एक होगा, संविधान की मूलभूत संरचना का यदि हनन होता है, बेसिक स्ट्रक्चर को यदि इफेक्ट किया जाएगा तो हम क्या ले सकते हैं भी? न्यायिक पुनरावलोकन ले सकते हैं। तो ये हमारे पास था भूमि सुधार कानून। लास्ट में जाते जाते हम थोड़ी सी बात और करते हैं इस कानून के बारे में कि भूमि सुधार कानून जो है ना, या 9वीं अनुसूची जो हमारे पास है, 9वीं अनुसूची की वर्तमान कंडीशन जो है, हाल ही में क्या कंडीशन है। तो आप एक हेडिंग डाल लो, 9वीं अनुसूची की 9th शेड्यूल की वर्तमान पोजीशन, 9th शेड्यूल की वर्तमान स्थिति जो है हमारे पास क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्तमान स्थिति के अंदर न्यायिक पुनरावलोकन लिया जा सकता है, ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन आधार क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये हमारे पास 9वीं अनुसूची बनी थी तब केवल और केवल 13 ही कानून इसके अंदर डाले गए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसके अंदर और कानून डाले गए, लगातार इसके अंदर कानून डालते चले गए। और आज की यदि मैं बात करता हूं तो आज इस अनुसूची के अंदर कुल मिला के 284 कानून हैं। कितने हैं भाई? वर्तमान में कुल कानून, यदि मैं वर्तमान में कुल कानूनों की बात करता हूं जो 9वीं अनुसूची के अंदर है तो कितने कानून हैं भाई? 284 कानून हैं। इंपॉर्टेंट है भाई ये फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, और आपके एग्जाम के अंदर सीधे हमें फैक्ट देखने को मिलते हैं। तो वर्तमान में कुल मिला के 284 कानून यहाँ पर है। शुरू की यदि बात करता हूं तो इस 9वीं अनुसूची के अंदर केवल और केवल भूमि सुधार कानून ही डाले गए थे, इसलिए अनुसूची का नाम ही भूमि सुधार कानून रह गया था। लेकिन बाद में टाइम टू टाइम इसके अंदर भूमि सुधारों के अलावा भी दूसरे कानून डाले गए। आज के टाइम में जो 284 कानून है ना, इन 284 कानून में से 35 ऐसे कानून हैं जो भूमि सुधार कानून के अलावा किसी दूसरे विषय के ऊपर बने हुए हैं। तो ये बात भी आप लिख लो, वर्तमान में भूमि सुधार कानून के अलावा या भूमि सुधार विषय के अलावा अन्य विषय पर
कितने कानून हैं भाई जिनको 9वीं अनुसूची में डाला गया है? तो 35 हमारे पास गिन के ऐसे कानून हैं जो भूमि सुधार के तो कानून नहीं है, लेकिन फिर भी कौन सी अनुसूची में है भाई? 9वीं अनुसूची में है। तो यदि मान लो क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से आ जाता है, कथन और कारक का क्वेश्चन आ जाता है। कथन में आ गया 9वीं अनुसूची को भूमि सुधार कानून के नाम से जाना जाता है, ये कथन दे दिया। कारण के अंदर वो दे देता है क्योंकि 9वीं अनुसूची में केवल और केवल भूमि सुधार कानून ही शामिल हैं। तो कथन और कारण में से क्या सही है भाई? कथन तो सही है, उसको कहते हैं, लेकिन कारण हमारा गलत है। 9वीं अनुसूची में केवल और केवल भूमि सुधार ही शामिल नहीं है। 9वीं अनुसूची के अंदर 284 में से मेजॉरिटी कानून तो भूमि सुधार के हैं, लेकिन 35 कानून हमारे पास ऐसे हैं जिनका भूमि सुधार से कोई भी लेना देना नहीं है। यदि मैं 9वीं अनुसूची की बात करता हूं तो मैंने कहा कि टाइम टू टाइम इसके अंदर कानून डालते चले गए, और यदि हमने अनुसूची के अंदर कुछ डालना है, अनुसूची से कुछ निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई? भारतीय संविधान के अंदर संशोधन करना पड़ेगा। तो 9वीं अनुसूची के बारे में अब तक कुल मिला के भारतीय संविधान में 11 बार संशोधन किया जा चुका है। कितने बार भाई? 11 बार। तो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि 9वीं अनुसूची में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 9वीं अनुसूची में अब तक भाई भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? जल्दी बताना। अब तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं? मैंने आपसे पूछा कि भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? जल्दी बता दो। भारतीय संविधान में हो चुके हैं कुल मिलाकर 105 संशोधन, आपको याद होना चाहिए। 105वां संशोधन कौन सा है? ये कौन सा संशोधन है? तो 9वीं अनुसूची में अब तक कुल मिला के 11 संशोधन किए जा चुके हैं। यदि आप जानना चाहते हो तो कौन कौन से संशोधन हैं, तो मैं लिख देता हूं कि वो कौन कौन से संशोधन हैं। वैसे तो कहीं भी आपसे पूछेगा नहीं, फिर भी यदि क्यूरियोसिटी है 11 संशोधन कौन कौन से, तो मैं बता देता हूं। पहला संशोधन, चौथा संशोधन, 17वां संशोधन। 17वां ही वो संशोधन था जब केरल के भूमि सुधार कानून को इसके अंदर डाला गया था। 29वां संशोधन, 32वां संशोधन, 39वां संशोधन, 42वां संशोधन। यदि हम भारतीय संविधान के इन संशोधन को देखेंगे तो ये संशोधन आपको 9वीं अनुसूची से संबंधित मिलेंगे। 42वां नहीं है भाई, 40वां संशोधन है, 47वां संशोधन है। उसके बाद हमारे पास 66वां संशोधन है, 76वां संशोधन है, और उसके बाद हमारे पास लास्ट संशोधन आता है 78वां, जिनके देखो 11 संशोधन हमारे पास हो चुके हैं। ये सारे के सारे संशोधन हमारे पास किससे संबंधित है भाई? ये सारे के सारे संशोधन संबंधित है भूमि सुधार कानून से संबंधित। अब क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में 284 कानून हैं, तो ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर था जिसने सबसे ज्यादा कानून इसमें डाले? तो 9वीं अनुसूची में सर्वाधिक कानून डालने वाले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? आइडिया लगाओ भाई, कौन रहे होंगे सर्वाधिक कानून शामिल करने वाले प्राइम मिनिस्टर? जल्दी बताओ जल्दी। तो वो प्राइम मिनिस्टर जिसने सबसे ज्यादा कानून 9वीं अनुसूची में डाले, उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी भाई? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने 9वीं अनुसूची में सबसे ज्यादा कानून डाले। और कितने कानून डाले आपको जान के हैरानी होगी। कुल कानून तो है 284, 284, और 284 में से 182 कानून, 182 कानून अकेले किसके द्वारा डाले गए हैं भाई? इंदिरा गांधी के द्वारा। बाकी जितने प्राइम मिनिस्टर हमारे पास रहे हैं उन्होंने 102 कानून डाले हैं, अकेले इंदिरा गांधी ने कितने कानून डाल दिए भाई? 182 कानून। तो ये हमारे पास 9वीं अनुसूची के बारे में कुछ एक महत्वपूर्ण बातें थी। किसी बच्चे का कमेंट आया है कि सर जो हमारे आंतरिक संसद थी उसने कितने संशोधन किए थे? डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन है कि पहला संशोधन जो किया था किसने किया था भाई? आंतरिक हमारी संसद जो थी उसने किया था। उसके बाद हमारी आंतरिक संसद ने कोई संशोधन नहीं किया। हमारे पास बाद में जो भी संशोधन होते हैं वो हमारी चुनी हुई सरकार जो है, चुनी हुई सरकार के द्वारा ही किए जाते हैं। तो आंतरिक संसद के द्वारा केवल और केवल संविधान के अंदर एक ही संशोधन किया गया था। तो ये हमारे पास
पूरा खाका है 9वीं अनुसूची का, ये इसको हम बोल देते हैं भूमि सुधार कानून। आज के लिए हम हमारे क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे दल बदल अधिनियम या 10वीं अनुसूची। तब तक के लिए यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया पसंद आ रहा है, हमारी क्लासेज अच्छी लग रही है, तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना तथा साथ ही साथ इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो इंडियन पॉलिटी के लिए अच्छी क्लासेस को कहीं ना कहीं तलाश कर रहे हैं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।